हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड्स, यानी कि यूनिट सॉल्यूशन चल रहा था। तो लास्ट लेक्चर जो था उसमें हमने स्टडी किया सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, और आज जो हम स्टडी करने वाले हैं वो सॉल्यूशन है हमारे पास गैस इन लिक्विड, मींस द फैक्टर्स अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। मतलब गैस किसी लिक्विड में डिसॉल्व है और उस सॉल्यूशन को या गैस की सॉल्युबिलिटी को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, ये हम यहां स्टडी करने जा रहे हैं। सिंपल है, मुश्किल नहीं है, बस आप दिमाग में सोच लीजिएगा एक एग्जाम्पल जो कि गैस और लिक्विड का सॉल्यूशन हो। एग्जाम्पल अगर आप सोच लेते हैं तो कंफर्टेबल होगा, वर्क आसानी से होने लगेगा। तो हमें फैक्टर को स्टडी करना है, तब तक आप एग्जाम्पल सोच के रखिएगा दिमाग में, या तो सोडा वाटर या फिर कोल्ड ड्रिंक को ग्लास में पलट लीजिएगा। आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। कोल्ड ड्रिंक साथ में रखिएगा, ग्लास में पलट लीजिएगा, दोनों में हमें कोल्ड ड्रिंक की जरूरत पड़ेगी पूरे सॉल्यूशन में। तो ध्यान से समझना, पहले हम जो पढ़ा रहे हैं फैक्टर, पहला फैक्टर है टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर आप पूरा डालना, मैंने केवल टेम्परेचर लिखा है। आप फैक्टर्स हम पढ़ रहे हैं, पूरा लिखना इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। हमने पहले टेम्परेचर ले लिया, बाद में हम प्रेशर की बात करेंगे। तो पहले बात हम टेम्परेचर की करते हैं। गैस लिक्विड में डिसॉल्व है, मतलब गैस के मॉलिक्यूल्स लिक्विड मॉलिक्यूल के साथ एक कोई वीक सा बॉन्ड बनाए हुए हैं, वो डिसॉल्व है, और आपने अचानक उसका टेम्परेचर इंक्रीज करना स्टार्ट किया। तो जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करना स्टार्ट करेंगे तो लिक्विड और गैस के बीच में बना हुआ जो वीक सा बॉन्ड है वो टूट जाएगा। तो गैस एस्केप कर जाएगी, आसानी से बाहर निकल जाएगी। मींस जैसे जैसे टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं गैस सॉल्यूशन से बाहर आ जाती है, यानी कि उसका डिसोल्यूशन लिक्विड के अंदर कम होने लगता है। सीधा जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में डिक्रीज होती जाएगी। इसमें सेंटेंसेस में भी यही लिखेंगे आप, एज द टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेस द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डिक्रीजेस। इसी बात पर हम बोलते हैं, एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन आता है, लास्ट टाइम भी मैंने थोड़ा डिस्कस किया था। एक्वेटिक जो स्पीसीज होती हैं, पानी में रहने वाले जो स्पीसीज होती हैं, जो पानी में ही सांस लेती हैं, पानी में ऑक्सीजन डिसॉल्व होती है, इसलिए वो सांस ब्रीथ मतलब अपना रेस्पिरेशन कर पाती हैं। अब टेम्परेचर बढ़ने लगे, गर्मी बढ़ने लगे, टेम्परेचर पहुंच जाए समर्स में 45-40 डिग्री सेंटीग्रेड, तो फिर वाटर में ऑक्सीजन का लेवल डिक्रीज होने लगेगा, बहुत कम रह जाएगा। तो एक्वेटिक स्पीसीज को फिर ऊपर सरफेस पे आना पड़ेगा ऑक्सीजन के लिए। पानी में डिसॉल्व ऑक्सीजन उन्हें मिल नहीं पाएगी क्योंकि ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन कम है। क्यों कम है? क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा है। वो कम टेम्परेचर पर ज्यादा डिसॉल्व थी, अब ज्यादा टेम्परेचर है तो गैस तो एस्केप कर गई, अब ऑक्सीजन वाटर में डिसॉल्व नहीं रही, तो उन्हें अगर ऑक्सीजन चाहिए तो कहां आना पड़ेगा? सरफेस के ऊपर, वाटर सरफेस के ऊपर। इसीलिए हम बुलाते हैं एक्वेटिक स्पीसीज आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर देन वार्म वाटर। एक्वेटिक स्पीसीज किस वाटर में ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं? कोल्ड वाटर में देन वार्म वाटर। कोल्ड वाटर में क्यों? क्योंकि कोल्ड वाटर में ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है देन वार्म वाटर। इस पूरे एग्जाम्पल को भी लिख लीजिएगा इफेक्ट लिखने के बाद। Aquatic species are more comfortable in cold water than warm water. Reason भी लिखेगा, because the solubility of oxygen in cold water is greater than in warm water. हॉट वाटर नहीं बुला सकते भाई, उतनी गर्मी नहीं पड़ती कि उसे हॉट बोल सके, तो वार्म वाटर आप बोलें, WARM, वार्म वाटर। तो ये था टेम्परेचर का इफेक्ट।
लिखना आपका काम है, मैंने एक्सप्लेन कर दिया। आप अपनी लैंग्वेज यूज कर सकते हैं या जो मैंने सेंटेंसेस बोले आप उनका यूज कर सकते हैं। मैं टेम्परेचर को हटाता हूं और मैं प्रेशर के इफेक्ट पर आता हूं। प्रेशर का इफेक्ट बड़ा होने वाला है क्योंकि इसमें हेनरी लॉ इन्वॉल्व है। तो हेडिंग डाल लीजिएगा सेकेंड, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। पॉइंट देखिएगा, इफेक्ट ऑफ प्रेशर इन ब्रैकेट हेनरीज लॉ, यानी कि गैस की सॉल्युबिलिटी पर, गैस की सॉल्युबिलिटी जो लिक्विड में है उस पर हम चेक करने जा रहे हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर, कि प्रेशराइज करने से गैस ज्यादा डिसॉल्व होगी या कम डिसॉल्व होगी। मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से बात करूंगा, जैसे जैसे इसके स्टेटमेंट हेनरी लॉ के वैसे बदलते गए, या ये कहें इफेक्ट ऑफ प्रेशर के स्टेटमेंट जैसे बदलते गए वैसे ही हम बात करेंगे बिल्कुल स्टार्टिंग से। ये तो सीधा सा है कि प्रेशर ज्यादा करेंगे तो गैस को ज्यादा लिक्विड में डिसॉल्व किया जा सकता है, इसमें कोई समस्या नहीं है इस स्टेटमेंट में। देखो, आप जैसे कोल्ड ड्रिंक है, उसका ऊपर से लिड, उसका ढक्कन आप ऐसे खोल के एकदम से हटाओगे या थोड़ी ओपन करोगे, तो जैसे ही ओपन करोगे एक फिज की आवाज आएगी, इसका मतलब प्रेशर कम हो गया, तो गैस जो डिसॉल्व थी वो बाहर निकल आई। ये फिज की आवाज आना ये कंफर्म करता है कि गैस की सॉल्युबिलिटी जो लिक्विड में है वो कम हो गई है। तो वही हम बात कर रहे हैं कि प्रेशर ज्यादा होगा तो गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में ज्यादा होगी। हम हेनरी लॉ को थोड़ा डायग्राम बना के एक्सप्लेन करते हैं, देखिएगा। ये एक सिलेंडर हमने ले लिया, ऊपर ये पिस्टन लगा लिया है यहां पर, इसमें ये लिक्विड है नीचे, ये लिक्विड है, ऊपर इसमें ये गैस फिल की गई है, ये गैस है, गैस के पार्टिकल कुछ लिक्विड में भी हैं, इस गैस के पार्टिकल कुछ डिसॉल्व है। हम अब हेनरी लॉ की बात कर रहे हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग से चल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। स्टार्टिंग बिल्कुल जब ये शुरुआत हुई, इसके इफेक्ट प्रेशर का देखना स्टार्ट किया, तो स्टेटमेंट दी गई कि जो ये गैस है, जो लिक्विड के ऊपर जो गैस है, समझना भाई थोड़ी प्रॉब्लम होती है इसे समझने में, जो लिक्विड के ऊपर ये जो आप गैस पार्टिकल देख रहे हैं, ये लिक्विड में डिसॉल्व हो रहे हैं। अगर मैं यहां से इस प्रेशर को अप्लाई करूं तो ये पिस्टन नीचे की तरफ चला जाएगा, ऐसे। लिक्विड वैसे ही है, पिस्टन यहां से यहां आ गया, तो गैस के पार्टिकल्स ज्यादा लिक्विड के अंदर पहुंच गए। तो जैसे ही प्रेशराइज किया, ये नीचे की तरफ आ गया, यहां आ गया, तो गैस जो ऊपर थे पार्टिकल ज्यादा लिक्विड में डिसॉल्व हो गए। बस हुआ तो यही, बस होता इतना ही है, लेकिन स्टेटमेंट बदलती गई। देखो शुरुआत के देखना, मास ऑफ गैस, ये वाला, ये गैस के पार्टिकल का जो मास है, मास ऑफ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड प्रेशर ऑन द गैस। गैस कहां प्रेजेंट है? ओवर द लिक्विड। तो जितना मास इसका डिसॉल्व है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? अप्लाइड प्रेशर के।
कुछ दिनों बाद इसे मॉडिफाई कर दिया गया। अब जो मैं डेफिनेशन बोलूंगा इससे आपकी बुक स्टार्ट करती है। यह है मास ना बोल के वर्ड बोला गया सॉल्युबिलिटी। क्या बोला गया जी? सॉल्युबिलिटी। मतलब समझिएगा, सॉल्युबिलिटी ऑफ दिस गैस इन लिक्विड, सॉल्युबिलिटी वर्ड बोला मैंने। Solubility of this gas in liquid is directly proportional to the pressure, to the partial pressure of the gas over the liquid. इस गैस का प्रेशर, जो ऊपर हम प्रेशर लगा रहे हैं वही तो यहां प्रेशर आ रहा है गैस का, तो गैस के पार्टिकल ज्यादा इसके अंदर जाएंगे और ज्यादा सॉल्युबिलिटी होगी। सीधा सी स्टेटमेंट थी। फिर एक और स्टेटमेंट, मेरी जो स्टेटमेंट है वो आप लिखते जाए या बुक से लिख लीजिएगा, ओपन करके, मर्जी है आपकी। फिर एक और स्टेटमेंट आई, सॉल्युबिलिटी, क्वेश्चन पूछा गया, सॉल्युबिलिटी आपने बोली, सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस इन लिक्विड, ऐसे करके हमने बोला। तो सॉल्युबिलिटी का कौन सा टर्म लिया? सॉल्युबिलिटी का तो मतलब कॉन्सेंट्रेशन होती है ना, और पूरी तरह से तो मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन है। इस सॉल्युबिलिटी बढ़ती जा रही है, ज्यादा रिजॉल्व होता जा रहा है, मतलब कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जा रही है। वही तो कॉन्सेंट्रेशन का कौन सा टर्म? तो फिर बताया गया जी कौन सा टर्म है यहां पर? मोल फ्रैक्शन। कौन सा है? मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस जो इस सॉल्यूशन के अंदर है, मोल फ्रैक्शन ऑफ दिस गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मोल फ्रैक्शन ऑफ दिस गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल द पार्शियल प्रेशर ऑफ दिस गैस ओवर द लिक्विड। भाई जितनी ज्यादा ये डिसॉल्व हुई है, जितना ज्यादा मोल फ्रैक्शन इसका लिक्विड के अंदर है, कितना ज्यादा है? जितना इस गैस ने ऊपर उसका पार्शियल प्रेशर है। वही तो बात बोली मैंने, सॉल्युबिलिटी की जगह मोल फ्रैक्शन बोल दिया। अब एक और डेफिनेशन है, अल्टीमेट डेफिनेशन है, जिसे हम कंसीडर करते हैं। इसे आप लिख लीजिए, लिखने तो सारे ही हैं। सॉल्युबिलिटी वाली, मास वाली छोड़ सकते हैं आप, सॉल्युबिलिटी वाली लिखें, ये वाली लिखें, दोनों एक ही हैं। सॉल्युबिलिटी की जगह मोल फ्रैक्शन है। थर्ड वाली तो कंपल्सन है, और करके लिखते जाए, पहले सॉल्युबिलिटी फिर और मोल फ्रैक्शन, अब और करके फाइनल है ये। और सबसे ज्यादा जरूरी ये है, इसमें थोड़ी मॉडिफिकेशंस हैं, समझिएगा। गैस जो यहां डिसॉल्व होती है, देखो समझना बात को, हमने यहां प्रेशराइज किया, पिस्टन नीचे चला गया, नीचे जाने पर एक सर्टेन प्रेशर हमने ऊपर से लगाया, एक सर्टेन डेप्थ तक पिस्टन नीचे गया, फिर रुक गया। रुक क्यों गया? क्योंकि नीचे से भी तो प्रेशर लगने लगा होगा इस पर। ये गैस जो है यहां फिल की गई है, वो तो चारों तरफ प्रेशराइज करती है, नीचे भी ऊपर भी, हर जगह करेगी भाई प्रेशराइज। गैस भर के देखो, फिर पिस्टन लगाओ, थोड़े फोर्स लगाओगे, थोड़ा नीचे जाएगा, रुक जाएगा। रुक क्यों गया? क्योंकि नीचे से भी उसमें प्रेशर रखने लगा। तो ये जितना प्रेशर है उतना ही प्रेशर ये है जो गैस ऊपर की तरफ पिस्टन पर लगा रही है, तभी पिस्टन रुक गया है। ये ज्यादा था तो नीचे आ रहा था, ये ज्यादा हो जाएगा तो ऊपर चला जाएगा। चूंकि रुका हुआ है, इसका मतलब यहां इक्विलिब्रियम है। तो जो ये प्रेशर है वही ये भी प्रेशर है। अब जो हमारा सेंटेंस होगा वो उस तरह से नहीं है, बिल्कुल डायरेक्ट। अब इस प्रेशर के टर्म्स में होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ दिस गैस, पार्शियल प्रेशर, ये इस प्रेशर की बात मैं कर रहा हूं जो गैस लगा रही है, लिक्विड में भी, साइड में भी, वॉल पर भी और ऊपर भी। पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेज, भाई इस फेज में लिक्विड फेज की बात नहीं कर रहे, लिक्विड में जो डिसॉल्व उसकी बात नहीं कर रहे, जो वेपर फेज में है, जो लिक्विड से ऊपर है, जो गैस स्टेट, जो एक खाली जिसमें गैस भरी है, उस स्पेस की बात कर रहे हैं। पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेज, इस प्रेशर के लिए ये टर्म बोला जा रहा है। पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the mole fraction of the gas in solution। ये स्टेटमेंट फाइनल है, सबसे ज्यादा जरूरी है, हेनरी लॉ के नाम पर, बस यही याद रखिएगा। ये जो प्रेशराइज गैस कर रही है पिस्टन को या बॉल को, इसका जो पार्शियल प्रेशर है इस गैस का, जो गैसियस स्टेट में, वेपर स्टेट में है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस के। मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस कहां? वेयर मींस सॉल्यूशन में। मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन में जितना ज्यादा है, गैस उतनी ही उसे प्रेशराइज करती है। तो ये अल्टीमेट स्टेटमेंट है इसकी। इसे और सिंप्लीफाई करके आप लिख सकते हैं,
पी जी, जी मतलब गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इक्वल टू के एच, हेनरीज लॉ कांस्टेंट, एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन। जाई जी है, जाई मतलब मोल फ्रैक्शन, जी मतलब गैस का, कहां पर, सॉल्यूशन। यह है आपका हेनरीज लॉ की स्टेटमेंट फाइनल, और ये आपको आनी चाहिए। पहले हम अप्लाइड प्रेशर के रिगार्डिंग में देख रहे थे, अब हम जो गैस प्रेशर ऊपर लगा रही है, गैस का जो पार्शियल प्रेशर है जो वेपर फेज में है, उसके रिगार्डिंग में देख रहे हैं। पहले हम प्रेशराइज कर रहे थे, फिर गैस नीचे से प्रेशराइज करने लगी, तो दोनों का देखने का तरीका अलग है। फाइनल स्टेटमेंट तीनों हैं, वैसे तो बुक में आपको तीनों ही मिलेंगी, लेकिन फाइनल वाली ये लिखिएगा जो सबसे लास्ट में दी गई है, यही हेनरी लॉ को डिस्क्राइब करती है। वैसे तीनों का मतलब एक ही है, मतलब नहीं बदल रहा है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर पहले आप कह रहे थे कि मोल फ्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हाँ, तो मैं ये भी तो कह रहा था कि जो प्रेशर ऊपर से आ रहा है उसके रेस्पेक्ट में आप ज्यादा और प्रेशर लगा दीजिए और गैस डिसॉल्व हो जाएगी। गलत कहा था भाई, ज्यादा प्रेशराइज करोगे गैस के पार्टिकल ज्यादा लिक्विड में आ जाएंगे, गैस का मोल फ्रैक्शन बढ़ जाएगा सॉल्यूशन में। पहले वैसे देख रहे थे, अब कैसे देख रहे हैं, सर ये जो प्रेशर है ये कितना है, ये प्रेशर कितना है, ये प्रेशर कितना है जी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जितनी गैस डिसॉल्व है। कोल्ड ड्रिंक के ऊपर जो लिड पर प्रेशर लगा होता है वो किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितनी ज्यादा गैस डिसॉल्व है। गैस डिसॉल्व मत करो, लिड ओपन, बोतल ले लो पानी की, रखो, खोलो, कुछ नहीं होने वाला, गैस डिसॉल्व नहीं है। तो जितनी ज्यादा गैस डिसॉल्व होगी उतना ही ये प्रेशर ज्यादा होगा। देखने का तरीका बदल गया दोनों में। ये थी हेनरीज लॉ की एच, हेनरीज लॉ कांस्टेंट लिख लीजिएगा, स्टेटमेंट प्रॉपर हो, डायग्राम आपके बने हुए हो, ये हेनरी लॉ है। अब इसकी, इसे तो लिख लिया, स्टेटमेंट तीनों आ जाए, फॉर्मूला आ जाए, दोनों डायग्राम आ जाए भाई। अब थोड़ा समझिएगा, इसकी एप्लीकेशंस पर बात हम करते हैं। मैं इसे हटा देता हूं। पॉइंट बी ही चल रहा है, हेडिंग है एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। हेडिंग आप भी डाल लीजिए, एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। हम इसे अप्लाई कहां कहां करते हैं समझिएगा, एप्लीकेशंस को समझिएगा। पहले है, आपने एक सिस्टम सुना होगा, बाइक की स्पीड बढ़ाने के लिए मूवीज में यूज किया जाता है NOS, नाइट्रस ऑक्साइड सिस्टम, इसकी फुल फॉर्म है। नाइट्रस ऑक्साइड होती है N2O, जिसे लाफिंग गैस बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको, लाफिंग गैस, N2O, यही नाइट्रस ऑक्साइड है। अब क्वेश्चन उठता है, बाइक या गाड़ी में इसके सिलेंडर लगवा लिए जाएं तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है। देखो फिल्मों में आता है, कई सारी मूवीज में यूज किया है कि भाई ये सिस्टम लगा इसलिए इसकी स्पीड इतनी ज्यादा हो गई कि वो पुलिस के हाथ नहीं आई, ऐसा कुछ दिखाते हैं। तो इतनी स्पीड क्यों बढ़ गई, नाइट्रस ऑक्साइड सिस्टम की वजह से। नाइट्रस ऑक्साइड सिस्टम कैसे काम करता है, ये फ्यूल है, बिल्कुल ये फ्यूल नहीं है, ये फ्यूल ये बर्न नहीं होता है। तो फिर स्पीड कैसे बढ़ी, रॉकेट की तरह काम करता है सर, हवा पीछे निकली वो आगे धकेल दी बाइक, नहीं नहीं नहीं, रॉकेट भी नहीं है। रॉकेट का प्रिंसिपल यहां एप्लीकेबल नहीं है कि जितने रिएक्शन हुई उसके अपोजिट वर्क करें, वो भी नहीं है। ये है इंजन की एफिशिएंसी बढ़ाने का तरीका। इंजन कैसे काम करता है, इंजन फ्यूल को कंबस्ट करता है। किसी भी कंबसन के लिए रिक्वायरमेंट होती है ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन है तो कंबसन प्रॉपर होगा, तो वही बात कर रहे हैं। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो आती है सराउंडिंग से, एटमॉस्फेयर से, वो भाई 78% नाइट्रोजन है और मोटा मोटा हिसाब में 20 से 21% ऑक्सीजन मान लेता हूं, डिपेंड करता है सराउंडिंग्स पे। मान लो मैं 20% ले लेता हूं, राउंड फिगर में रहेगी। ऑक्सीजन कितने परसेंट आई, एयर बाहर वाल्व लगे हुए हैं इंजन में, एयर वो बाहर से आ रही है तो आपका फ्यूल कंबस्ट हो रहा है तो एयर आई।
एयर में ऑक्सीजन की परसेंटेज 20% थी, बाकी तो नाइट्रोजन थी। कंबस्ट कौन करती है? ऑक्सीजन करती है। ऑक्सीजन ने कंबस्ट किया, एनर्जी इंजन ने प्रोड्यूस करी और बाइक आगे चली। अब नाइट्रस ऑक्साइड सिस्टम का क्या काम है भाई? नाइट्रस ऑक्साइड सिस्टम का काम है ऑक्सीजन की परसेंटेज को बढ़ा देना। ऑक्सीजन की परसेंटेज बढ़ जाएगी तो इंजन की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, बेटर कंबसन होगा, ज्यादा एनर्जी मिलेगी। वही एनर्जी बाइक यूज करती है और यही हमारे ऊपर भी एप्लीकेबल है। हमारे ऊपर कैसे एप्लीकेबल है ये समझिएगा। जब हम सांस लेते हैं तो एयर अंदर जाती है लंग्स में, वहां लंग्स की कैपिलरी से गैस का एक्सचेंज होता है। ऑक्सीजन जो होती है हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर ब्लड के वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन कंपाउंड बनाती है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन हर सेल तक पहुंचता है, ऑक्सीजन रिलीज कर देता है। तो ऑक्सीजन हर सेल तक पहुंचेगी, हर सेल में फूड का ऑक्सीडेशन होगा, ग्लूकोज का, तो एनर्जी मिलेगी। यही मैकेनिज्म आई थिंक बायोलॉजी में। अब अगर ऑक्सीजन, देखो हमने सांस ली ऐसे, फिर सांस बाहर छोड़ दी, तो जो पूरी ऑक्सीजन 20% वो थोड़ी ना कंज्यूम कर ली हमने, बहुत सारी तो बाहर निकल गई ऑक्सीजन, सारी हम कंज्यूम नहीं कर पाते हैं भाई। ऐसे सांस ली, ठीक, तो हम सांस ऐसे भी नहीं लेते जोर से, हम तो स्लो स्लो ले रहे होते हैं। तो सराउंडिंग का प्रेशर 1 atm है। सराउंडिंग का प्रेशर, हम प्लेन एरिया में रहते हैं, हम हिल्स पर नहीं हैं, तो 1 atm है। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब 760 मिलीमीटर प्रेशर सराउंडिंग का है। इस प्रेशर पर हम अपनी सांस ले रहे हैं तो सर्टेन अमाउंट में ऑक्सीजन हमारे ब्लड में डिसॉल्व हो रही है और हमारी सेल तक पहुंच रही है। लेकिन अगर मैं हिल्स पर चला जाऊं, कुछ ऊंचे पहाड़ पर चला जाऊं, भाई प्लेन एरिया में कोविड के ज्यादा केसेस हैं, तो मैं ढूंढूं अच्छा हिल स्टेशन सेपरेट वाला कौन सा है जहां कोई केस ना आए, ताकि हम अपनी बेटर लाइफ जी सकें। हमने मार्क कर लिया हम यहां जाएंगे और हम वहां पहुंच गए। अब वो हाइट पर है, काफी हाइट है, हाइट पर है। जैसे से ऊपर हाइट पर चलते हैं तो सराउंडिंग प्रेशर कम होता चला जाता है। सराउंडिंग प्रेशर कम होने का कारण होगा, कम होने से क्या होगा, हम जब सांस लेंगे तो बाहर प्रेशर अब 1 atm से कम है, तो हमारी जब ऑक्सीजन ब्लड में डिसॉल्व होगी वो भी कम हो जाएगी। यानी कि हमारे ब्लड में ऑक्सीजन अब कम आने लगेगी, हमारी एनर्जी बॉडी को कम मिलने लगेगी। तो जो ट्रैकिंग करते हैं, जो पहाड़ों पर चढ़ते हैं, सुना होगा वो पहाड़ पे चढ़ा, उसने ऐसे एक चोटी पर झंडा लगाया, फिर फोटो खिंचवाया, आ गया। फोटो खिंचवाने ही गए होंगे वहां पर, सेल्फी ली, अच्छा झंडा लगा है, अब चोटी कौन सी है, एवरेस्ट है, क्या है, कौन सी है, किस पर चढ़े, वो जाने भाई। पर ट्रैकिंग तो करते ही हैं, अपनी अपनी हॉबी होती है, तो वही है। तो जब वो ऊपर जाते हैं, भैया शौक है, 3-4 ग्रुप मिला और पहाड़ों पर चढ़ रहे हैं, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है कि जब ऊपर की तरफ जाते हैं हाइट पर, तो सराउंडिंग प्रेशर कम होता है, जिसकी वजह से ब्लड में ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है और इस डिजीज को बुलाते हैं एनऑक्सिया, ANOXIA, एनऑक्सिया। इसमें पता नहीं होता कि सही डिसीजन क्या है, गलत डिसीजन क्या है। कई बार तो कुछ इतने परेशान हो जाते हैं, वो सोचते हैं मैं नीचे उतर जाऊं, नीचे उतरूं, वो ऊपर से कूद जाते हैं, एकदम से नीचे पहुंच जाए, ताकि वो बात अलग है, नीचे की जगह ऊपर चले जाते हैं फिर, तो वो सब छोड़ें आप। तो कहने का मतलब बस इतना ही है कि अगर सराउंडिंग प्रेशर कम है तो हमारे ब्लड में डिसॉल्व होने वाली ऑक्सीजन भी कम है। इसका इफेक्ट हमारी एनर्जी पे होगा, हमारी बॉडी पर होगा। बाबा रामदेव बताते हैं भाई, योग में ऐसे बताते हैं, क्या बुलाते हैं, अनुलोम विलोम बुलाते हैं शायद, पता नहीं, जो भी बुलाते हो, ऐसे एक ऐसे सांस लो, ऐसे निकालो, फिर ऐसे सांस लो, ऐसे जोर से सांस लो। तो जोर से प्रेशराइज करेंगे तो ज्यादा ऑक्सीजन ब्लड में डिसॉल्व होगी, ब्लड में ज्यादा ऑक्सीजन रहेगी, ब्लड प्योरीफाई होगा, एनर्जी अच्छी रहेगी और डिजीज दूर रहेंगी। तो गलत नहीं था। आप दौड़ लीजिएगा, आधा घंटा दौड़ेंगे, तेज तेज सांस चढ़ेगी, लंग्स में ज्यादा ऑक्सीजन पहुंचेगी, ज्यादा प्रेशर से पहुंचेगी, ब्लड में ऑक्सीजन ज्यादा होगी।
सराउंडिंग में दूसरा तरीका है, सर हम भागना भी नहीं चाहते और ये भी नहीं करना चाहते, तो क्या तरीका है? तो भैया एक ऐसा रूम तैयार कर लो जहां ऑक्सीजन सिलेंडर लगा लो, एयर मत रखो उस रूम में, ऑक्सीजन ही रखो, तो आप सांस लोगे तो 20% क्यों 100% ऑक्सीजन जाएगी और पहले से तो फिर बहुत ज्यादा डिसॉल्व होगी, ब्लड में अच्छा अमाउंट मिलेगा। भाई ज्यादा प्रेशर होगा, पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा तो ज्यादा ब्लड में ऑक्सीजन की मोल फ्रैक्शन रहेगा, सीधा सीधा है हेनरी लॉ। तो ये एक हेनरी लॉ की एप्लीकेशन थी कि जो पीपल हाई एल्टीट्यूड्स पर रहते हैं उनके ब्लड में ऑक्सीजन की कमी रहती है क्योंकि सराउंडिंग प्रेशर कम होता है, इस डिजीज को एनॉक्सिया बुलाते हैं। दैट्स द फर्स्ट एप्लीकेशन। तो आप लिख लीजिएगा, सेंटेंसेस के लिए मैंने जो बताया वो लिख लें या फिर आप बुक ओपन कर लें, एप्लीकेशन दी गई होंगी हेनरी लॉ की। दूसरी पर आता हूं, दूसरी एप्लीकेशन। सेकेंड पॉइंट में हेडिंग नहीं डालनी होती, केवल पॉइंट लिखने होते हैं। दूसरा है जो कोल्ड ड्रिंक है या जो सोडा वाटर है, जब इन्हें फिल किया जाता है तो हाई प्रेशराइज करके फिल किया जाता है, लिड को, ढक्कन को ऐसे कस दिया जाता है हाई प्रेशर। क्यों किया जाता है ऐसा? ताकि ज्यादा से ज्यादा CO2 उसमें डिसॉल्व हो सके, डिजायर अमाउंट तक डिसॉल्व हो सके। कम प्रेशर पे फिल करेंगे, कम CO2 डिसॉल्व होगी। CO2 तो उसके ऊपर लाए और हाई प्रेशराइज कर दिया, CO2 अंदर चली गई, फिर बंद कर दिया। कम प्रेशर करेंगे तो कम CO2 डिसॉल्व होगी। तो ये जो सोडा वाटर है, कार्बोनेटेड वाटर है या कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स को हाई प्रेशर पर सील किया जाता है। दैट इज द सेकंड एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। दो सफिशिएंट है, दो ही लिख लीजिएगा। एक और मैं बताऊंगा, तीसरी लिखें या ना लिखें, याद जरूर रखें, तीनों को याद रखें। एक होते हैं स्क्यूबा डाइवर्स, वो नहीं होते ऐसे हाथ पे दस्ताने पहने, मास्क पहना, सिलेंडर लिया पीछे और पानी में कूद गए, समुद्र में कूद गए, गोताखोर, सी डाइवर्स। तो वो सब सिलेंडर जो होता है उन्हें बोलते हैं डाइविंग एपरेटस। तो जो सिलेंडर है उसमें क्या ऑक्सीजन है? नहीं है, उसमें ऑक्सीजन नहीं है, उसमें एयर को कंप्रेस करके फिल किया गया। मैं बिल्कुल शुरुआत से चल रहा हूं। उसमें क्या फिल किया गया? एयर को कंप्रेस करके फिल कर दिया गया और वो उससे सांस ले रहे थे। जब सिलेंडर से एयर बाहर आएगी एकदम से ओपन होकर तो बहुत ज्यादा प्रेशर पर आएगी और लंग्स में बहुत तेजी से हाई प्रेशर पर वो जाएगी और लंग्स में उस वक्त हाई प्रेशर से जाएगी। तो ऑक्सीजन को डिसॉल्व होना चाहिए था, लेकिन उस हाई प्रेशर की वजह से नाइट्रोजन भी ब्लड में डिसॉल्व हो जाएगी। तो जब वो सी डाइवर्स सी से बाहर आए तो बहुत सारे हार्ट अटैक से उनकी डेथ हो गई। अब कारण जानने लगे तो कारण मिल गया कि इनके ब्लड में नाइट्रोजन का अमाउंट है। डेथ कैसे हो गई? भैया नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन ब्लड में, ऑक्सीजन तो कंज्यूम हो गई, खत्म हो गई। नाइट्रोजन क्या हो? नाइट्रोजन जब छोटी कैपिलरी के अंदर आई तो उन्होंने बैंड बना लिए, मतलब बबल्स बन गए, ना वो आगे आ रहे थे ना वो फंस गए बीच में कैपिलरी के, जिससे ब्लड सर्कुलेशन इफेक्ट हुआ या ब्लड सर्कुलेशन रुक गया और ब्लड सर्कुलेशन रुकने से हार्ट अटैक हो गया, जिसकी वजह से डेथ हो गई। इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए तरीका यूज किया गया, एक दूसरी गैस ढूंढी गई। भाई ऑक्सीजन अगर फिल करके देंगे तो बहुत कॉस्टली हो जाएगा। उन्होंने दूसरा तैयार किया, हीलियम गैस ली। हीलियम एक इनर्ट गैस है, बहुत कम मोलर मास है, ये किसी में भी डिसॉल्व नहीं होती, ना वाटर में ना ब्लड में। तो इसका अमाउंट और नाइट्रोजन का अमाउंट कम कर दिया गया, उस सिलेंडर में हीलियम डाल दी गई। इससे क्या हुआ? इससे यह हुआ कि हीलियम ने ना तो खुद डिसॉल्व हुई ब्लड में, ना नाइट्रोजन को डिसॉल्व होने दिया। जब नाइट्रोजन डिसॉल्व नहीं हुई तो बैंड्स नहीं बने, तो हीलियम का अमाउंट बढ़ा दिया गया। क्वेश्चन आता है, हीलियम पी ब्लॉक में आएगा, वहां आएगा हीलियम गैस को सी डाइवर्स या डाइविंग एपरेटस में यूज क्यों करते हैं? क्योंकि ये ब्लड में सॉल्युबल नहीं है, ब्लड में सॉल्युबल नहीं है हीलियम गैस, इसलिए डाइविंग गोताखोर वाले एपरेटस जो सिलेंडर होता है उसमें यूज करते हैं। तो ये 3 एप्लीकेशंस हैं, कोई भी 2 लिख लीजिएगा। लिखने के लिए आप बुक की हेल्प ले सकते हैं सेंटेंसेस के लिए, या जो बोला गया अपनी लैंग्वेज में आप लिख लीजिएगा। तो ये था हेनरी लॉ विद एप्लीकेशंस। 3 एप्लीकेशन मैंने बताई। पहली एनॉक्सिया डिजीज, वो क्या थी? हाई एल्टीट्यूड्स पर या क्लाइंबर्स जो होते हैं उनके ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है क्योंकि वहां ऊपर कम सराउंडिंग प्रेशर है, जिसकी वजह से ब्लड में ऑक्सीजन कम हो जाएगी। इस डिजीज को एनॉक्सिया बुलाया जाता है। इस डिजीज में होता क्या है? दे आर अनेबल टू थिंक क्लियरली, उन्हें सही से सोचना बंद हो जाता है, सोच नहीं पाते। दूसरा मैंने बताया गया, सोडा वाटर कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स को हम हाई प्रेशर पर सील करते हैं।
बस इतना ही लिखना एक सेंटेंस। तीसरा बताया गया मैंने सी डाइवर्स के लिए, गोताखोरों के लिए, कि उनके सिलेंडर में नाइट्रोजन की परसेंटेज कम करके हीलियम डाली गई। हीलियम क्यों डाली गई? क्योंकि वो ब्लड में सॉल्युबल नहीं है, इस वजह से ना वो खुद सॉल्युबल होती है ना नाइट्रोजन को होने देती है, अदरवाइज बैंड बन जाएंगे, नाइट्रोजन के बैंड ब्लड में बन जाएंगे। तो ये थी हेनरी लॉ के बारे में टोटल जानकारी। अब हम आते हैं न्यूमेरिकल्स पर। ध्यान दीजिएगा, हेनरी लॉ के न्यूमेरिकल्स भी हैं जो कि बहुत जरूरी हैं, तो जो भी मेरे पास हैं मैं उन्हें करवाता हूं और बाकी मैं आपको दूंगा। फॉर्मूला नहीं बदलेगा, ध्यान दीजिएगा, फॉर्मूला नहीं बदलेगा। फॉर्मूला यही रहेगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू KH हेनरी लॉ कांस्टेंट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। तो जो भी क्वेश्चन एनसीईआरटी में अवेलेबल है, एग्जाम्पल इन टेक्स्ट और एक्सरसाइज में से, वो मैं आपको करवा देता हूं। असाइनमेंट के आपको करने होंगे। चलिए मैं करवाता हूं। क्वेश्चन फर्स्ट पर आते हैं, हेनरी लॉ का क्वेश्चन फर्स्ट देखिएगा। इफ नाइट्रोजन गैस इज बबल्ड थ्रू वाटर, साफ लिखा हुआ है, क्लियर रहे। इफ नाइट्रोजन गैस इज बबल्ड थ्रू वाटर एट 293 केल्विन, नाइट्रोजन को जब आप वाटर में डालेंगे तो सीधी सी बात है, वो हाईली सॉल्युबल गैस तो है नहीं जो सॉल्युबल हो जाए, तो बहुत सारा पार्ट तो उसका बबल की फॉर्म में निकल जाता है। देखो, आप पाइप लो, फिर पानी में डालो, फिर फूंक मारो तो बबल्स निकलते हैं, तो उसे बोला गया है बबल्ड थ्रू वाटर। एट 293 केल्विन पर यह वर्क किया गया। तो बहुत माइनर कंडीशन में नाइट्रोजन उसमें वाटर में डिसॉल्व हो जाती है, लेकिन मैक्सिमम तो बाहर आ जाती है, इसलिए बबल्स निकल रहे हैं। तो जो माइनर जो डिसॉल्व हुई, क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस वुड डिसॉल्व। तो नाइट्रोजन के कितने मोल्स डिसॉल्व हुए ये निकालना है आपको। इन 1 लीटर ऑफ वाटर, कितना वाटर कितना था, 1 लीटर। ध्यान से समझिएगा, कब कौन सा लॉ लगेगा इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो ये शुरुआत है हेनरी लॉ से ही, प्रॉब्लम्स आपके स्टार्ट होंगी। 3 इसी तरह के लॉज आपको दिखाई देंगे इस यूनिट में। पहला हेनरी लॉ है जो आज पढ़ा, नेक्स्ट टाइम हम राउल्ट्स लॉ पढ़ेंगे और उसके साथ साथ डाल्टन्स लॉ जो कि 11th में था वो भी स्टडी करेंगे। राउल्ट्स लॉ, डाल्टन्स लॉ की कंपैरेटिवली स्टडी करनी होगी ताकि आप एक दूसरे को अलग रख सको। और इसे भी, इसमें नाइट्रोजन गैस और वाटर में डिसॉल्व की गई है, तो जब गैस को किसी भी लिक्विड में डिसॉल्व किया जाए तो एक ही लॉ आपका आया है, हेनरी लॉ, बाकी कोई है ही नहीं। बाकी हम जिक्र नहीं करेंगे पूरे यूनिट में कि गैस को वाटर में डिसॉल्व करने का कोई और सॉल्यूशन किसी और लॉ के हिसाब से है, बिल्कुल नहीं होगा। ये पहला भी था और ये लास्ट भी है। इसके बाद गैस लिक्विड सॉल्यूशन अपीयर नहीं होगा पूरी यूनिट में। तो ध्यान बनाए रखिएगा, तब भी किसी गैस को डिसॉल्व करना हो किसी भी लिक्विड में तो याद करिएगा हेनरी लॉ। यहां नाइट्रोजन गैस को डिसॉल्व किया गया है और क्वेश्चन भी पूछा है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस वुड डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर। तो जैसे ही हमने भाई नाइट्रोजन को पास किया वाटर से, मैक्सिमम तो बबल्स के फॉर्म में निकल गई, लेकिन कुछ मोल्स डिसॉल्व रह गए। अगर पानी का जो वॉल्यूम 1 लीटर है तो उसके अंदर नाइट्रोजन गैस के कितने मोल्स डिसॉल्व हैं ये निकालना है। चलिए चेक करते हैं। पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन कितना है, 0.987 बार है। KH हेनरीज लॉ कांस्टेंट है 76.48 किलो बार। 2 चीज गिवन है। चलिए हम गिवन वैल्यू लिखते हैं और निकालना क्या ऐसे लिखते हैं। हमारे पास है पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन कितना है, 0.987 बार। KH इक्वल टू 76.48 किलो बार। के बार का मतलब क्या है, किलो बार। अब चूंकि यूनिट इक्वल करनी होगी, या तो इसे किलो बार में बदल लो या तो इसे बार में बदल लो। मैं इसे बार में बदल लेता हूं, 76.48 इंटू 10 के पावर 3 बार हो गया जी, बार में हो गए, दोनों यूनिट इक्वल हैं। फॉर्मूला से पहले हम देख लें निकालना क्या निकालना है, हाउ मेनी मोल्स। मोल्स निकालने, मोल्स को n से डिनोट करते हैं, मैं कर रहा हूं स्मॉल n। किसके मोल्स निकाल रहे हैं जी, नाइट्रोजन के मोल्स निकाल रहे हैं, लिख दिया। लेकिन क्वेश्चन है इस फॉर्मूले से हम क्या निकाल पाएंगे, भाई इस फॉर्मूले से तो हम निकाल पाएंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन।
फॉर्मूला क्या होता है, इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन। यही है हेनरी लॉ। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ये था भाई, इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। तो गैस कौन सी है, नाइट्रोजन। ये गिवन है, गिवन है, ये गिवन है, ये भी गिवन है, ये आ गया KH, सॉरी गिवन है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन हम कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन मोल फ्रैक्शन नहीं निकालना है, मोल्स निकालने हैं। कोई बात नहीं, मोल फ्रैक्शन तो निकल जाएगा। मोल फ्रैक्शन इक्वल टू क्या आता है, मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, मोल्स ऑफ नाइट्रोजन प्लस मोल्स ऑफ वाटर। ये फॉर्मूला लगाएंगे, ये यहां से निकल आएगा। मोल्स ऑफ वाटर हमारे पास होने चाहिए, कोशिश करते हैं इसे निकालने की। NW मतलब N मतलब मोल्स, W मतलब वाटर, वाटर के मोल्स। तो ये टर्म बचेगा निकालने के लिए बस। तो मोल्स ऑफ वाटर पर काम करते हैं। क्या वाटर के बारे में कुछ गिवन है, गिवन है, वो 1 लीटर है। वाटर 1 लीटर है। वाटर अकेला ऐसा लिक्विड है जिसकी डेंसिटी 1 होती है। मैंने बताया होगा क्लास में कई बार। इसके 1 लीटर में 1 kg होते हैं। हम कहते हैं भैया 1 लीटर में पानी लाया, मतलब आप 1 किलो पानी लाए, एक ही बात है, क्योंकि डेंसिटी 1 kg पर लीटर लिख सकते हो या 1 ग्राम पर ml लिख सकते हो। तो चूंकि ये 1 लीटर गिवन है, डेंसिटी 1 है, तो वजन हो गया इसका, वेट ऑफ वाटर 1000 ग्राम। मैंने 1 kg ना लिख के 1000 ग्राम लिख दिया। मोलर मास ऑफ वाटर 18 ग्राम पर मोल। तो मोल्स ऑफ वाटर 1000 डिवाइड बाय 18 कितना आया, 55.5। ये अवेलेबल है, ये यहां से मिलेगा, मोल्स निकल आएंगे। हमने तरीका बना लिया है, आप इतना नोट कर लीजिएगा। मैं करना स्टार्ट करता हूं, ये नोट कर लें प्रॉपर वे में। मैं वैल्यू पुट करता हूं भाई, नोट कर लें, मेरे साथ ही नोट कर लें। आगे बढ़ते हैं। मैं अप्लाई करता हूं, यहां से मोल फ्रैक्शन निकालूंगा पहले, फिर यहां रखूंगा, मोल्स ऑफ वाटर यहां लिखूंगा, मोल्स ऑफ नाइट्रोजन मुझे निकालने, मैं निकाल लूंगा। देखिएगा, मैं वैल्यू रफ करना होगा भाई, मैं ऊपर से हटा देता हूं। देखिएगा, फॉर्मूला ये था, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन था 0.987 बार। मैंने इसकी जगह रख दिया इक्वल टू KH, KH ये था 76.48 इंटू 10 की पावर 3। साथ में क्या है, इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन। तो मैं इसे इधर ले जाता हूं, 0.987 डिवाइडेड बाय 76.48 इंटू 10 की पावर 3 इक्वल टू जाई नाइट्रोजन। पॉइंट को हटा के मैंने यही 10 की पावर -3 लगा लिया, तो ये 987 हो जाएगा। डिवाइड करना है 76.48 से, मैं डिवाइड कर लेता हूं। मैं कैलकुलेटर यूज कर रहा हूं, आप बिना कैलकुलेटर के करें भाई, मुझे टाइम लग जाएगा। 987 डिवाइडेड बाय 76.48 मैंने डिवाइड कर लिया, ये आया 12.9। फिर से एक बार देख लेते हैं, 987 इतना ही था, हाँ जी इतना ही था, डिवाइडेड बाय 76.48 ये आया 12.9। तो वैल्यू कितनी आई, मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन 12.9। इस पावर को ऊपर लेके जाइएगा, -3 हो जाएगी, तो टू 10 की पावर -6। आप इसे सिंप्लीफाई करके एक पॉइंट इधर, डिजिट इधर ले आइएगा, पॉइंट 1.29 इंटू 10 की पावर -5 ये रह जाएगा। ये मोल फ्रैक्शन आ गया। अब यहां वैल्यू पुट करते हैं, मैं इसे हटा रहा हूं। नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। मैं यहां पुट करता हूं ये वैल्यू 1.29, आप 3 ले सकते हैं।
आपको तो कैलकुलेटर थोड़ी ना यूज करना, 1.29 को 1.3 राउंड ऑफ कर सकते हैं, -5 इक्वल टू मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डिवाइड बाय मोल्स ऑफ नाइट्रोजन प्लस 55.5। मोल फ्रैक्शन नाइट्रोजन का 10 की पावर -5 में मतलब बहुत कम है, इसका मतलब बहुत कम मोल्स डिसॉल्व है वाटर में। तो 55 के सामने मोल्स ऑफ नाइट्रोजन की वैल्यू नेग्लिजिबल होगी। आप इन दोनों के टोटल को यही मान सकते हैं। मेरा कहने का मतलब है 55.5 के सामने मोल्स ऑफ नाइट्रोजन की वैल्यू नेग्लिजिबल पुट कर सकते हैं। यहां पर आपको इंडिकेट करना होगा मोल्स ऑफ नाइट्रोजन वेरी वेरी लेस देन 55.5। तो आपका फॉर्मूला बन जाता है 1.29 इंटू 10 की पावर -5 इक्वल टू मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय 55.5। तो मोल्स ऑफ नाइट्रोजन इक्वल टू मल्टीप्लाई करना है, बस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, मैं कर देता हूं, आंसर आ जाएगा। देखते हैं कितना आएगा। 1.29 मल्टीप्लाई बाय 55.5 ये है 71.6 लगभग में 71.6 इंटू 10 की पावर -5। आप इसे 7.16 इंटू 10 की पावर -4 लिख सकते हैं। ये है जी आपके मोल्स। इतने मोल्स डिसॉल्व हैं, मतलब 0.00716 मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो बहुत नेग्लिजिबल मोल्स डिसॉल्व हैं इस वाटर के अंदर नाइट्रोजन के, ये आप देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन था फर्स्ट। अब मैं इसे रफ करूंगा और मैं दूसरा क्वेश्चन करूंगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, तब भी आपको लगे गैस डिसॉल्व है लिक्विड के अंदर, तो आप हेनरी लॉ को याद करें। ध्यान दीजिएगा, दूसरा क्वेश्चन करवाने से पहले न्यूज आ रही है कि 10th के एग्जाम को कैंसिल कर दिया गया है और 12th के एग्जाम्स को पोस्टपोन कर दिया गया है। जून में फिर से देखेंगे क्या कंडीशन है, होगा या नहीं होगा, तब डिसाइड करेंगे। इसका मतलब है ये जो बीमारी है बहुत बढ़ रही है, तभी बोर्ड ने एक्शन लिया, भले इलेक्शन कमीशन ने ना लिया हो, लेकिन सीबीएसई बोर्ड ने लिया। तो आप ये भूल जाइए कि मई में लॉक ओपन होगा। मई में ये हो सकता है कि लॉकडाउन लग जाए या ना लगे, क्लासेस ओपन हो ही नहीं सकती अगर बोर्ड हट रहा है तो सोचिए ही मत, ऑफलाइन क्लास होगी अभी मई जून तक, तो आप ऑनलाइन ही पढ़ेंगे, तो फोकस करें ऑनलाइन पर। नहीं तो मैंने ऐसे भी स्टूडेंट देखे हैं लास्ट ईयर कि नहीं सर ऑफलाइन पढ़ेंगे ऑफलाइन पढ़ेंगे ऑफलाइन पढ़ेंगे, और बाद में जब डिक्लेयर हो गई एग्जाम की डेट तो उन्हें लगा रहे अब तो सिलेबस भी खत्म हो गया, ऑफलाइन बैच किसी ने स्टार्ट किया नहीं ढंग से, तो उनका सिलेबस फिर से रुक गया। कुछ ने जो जनवरी में लगा लिया था कोचिंग कि हम ऑफलाइन ही पढ़ेंगे, फिर से बंद हो गया। तो आप तैयार रहें कि ऐसी सिचुएशन आपके साथ ना आए। आपका बोर्ड एग्जाम है, ये नॉर्मल 11th या 9th एग्जाम नहीं है कि आप सोचें आप कर लेंगे। ठीक है कि हम ऑनलाइन नहीं पढ़ेंगे जी, हमसे हो नहीं पाएगा, अरे ऐसा कुछ होता ही नहीं जो आपसे ना हो या किसी से ना हो। तो जैसा समय आता है वैसे ही हमें अपने आप को कन्वर्ट करना होता है, वही आगे बढ़ भी पाता है। तो जैसे समय के साथ बदलना जरूरी है, वैसे आप लोग भी बदलें। तो अब तो ये क्लियर है कि मई में तो छोड़ो, जून में भी कोई क्लास हो नहीं रही है। जुलाई में एक प्रोबेबिलिटी है कि जितनी तेजी से बढ़ रहा है उतनी तेजी से कम भी होगा, क्योंकि पीक जितनी जल्दी आती है उतनी जल्दी नीचे भी जाती है। तो होपफुली जुलाई में ऑफलाइन हो जाए तो बेटर है, लेकिन तब तक नहीं होता है, तब तक आप ऑनलाइन पढ़ें। प्रॉब्लम आए हम बहुत ज़्यादा स्पीड से बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक आपको नहीं दे रहे हैं, वही छोटे छोटे टॉपिक्स और एनसीईआरटी बेस्ड न्यूमेरिकल असाइनमेंट हम लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे सारे। तो ऐसा नहीं कुछ होगा, टेस्ट लिया जाएगा, टेस्ट आपको देना होगा, यहाँ ईमानदारी रखनी होगी और टेस्ट की पीडीएफ आपको सेंड करनी होगी। चलिए टेस्ट की बात तब करेंगे, पहले इसे चेक कर लें। दूसरे क्वेश्चन बचा हुआ है, इसे हम देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन सेकंड पर आते हैं। शॉर्ट में दिया हुआ है, उतनी बड़ी लैंग्वेज नहीं बनाई है, सीधा है इफ द सॉल्युबिलिटी ऑफ H2S हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। ये हम प्रैक्टिकल लैब में यूज करते हैं, आपने ये कभी किया नहीं होगा। 11th में एक्सपेरिमेंट्स आते हैं जिसमें H2S यूज होती है। इसकी स्मेल सड़े हुए अंडे जैसी होती है, रॉटन एग लाइक स्मेल।
H2S की, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है। इन वाटर एट STP इज 0.195 मोलैलिटी। देखिएगा यहां मोलैलिटी गिवन है 0.195। STP गिवन है तो प्रेशर हो जाएगा 1 बार, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस 1 बार। KH आपको फाइंड करना है, KH क्वेश्चन मार्क। फर्स्ट क्वेश्चन में यही सब गिवन है, इससे ज्यादा नहीं है। टास्क KH है तो KH का फॉर्मूला एक ही आपको पढ़ाया गया, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। कौन सी गैस है? H2S। ये उसी का प्रेशर है, KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S। यही फॉर्मूला है भाई, KH इसी में आता है और तो कहीं आया नहीं। पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S है अवेलेबल, KH क्वेश्चन मार्क निकालना है, मोल फ्रैक्शन का पता ही नहीं कहां है। ये गैस किस में डिसॉल्व है? ये वाटर में डिसॉल्व है। ध्यान दीजिएगा, ये वाटर में डिसॉल्व है। तो वाटर के लिए मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन का एक रिलेशन हमने बताया होगा। मोल फ्रैक्शन H2S का है तो मोलैलिटी H2S मोलैलिटी अपॉन 55.5 अगर वाटर है। ये इस H2S के लिए नहीं, ये सबके लिए एप्लीकेबल है। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट B लिख देता हूं, यहां B कौन है? यहां गैस है तो मैं H2S लिख देता हूं। सॉल्यूट के लिए होता है, H2S ही सॉल्यूट है, वाटर तो सॉल्वेंट है। मोलैलिटी अपॉन मोलैलिटी प्लस 55.5 अगर वाटर है, चूंकि यहां वाटर है मैंने मार्क किया। वाटर ना हो तो 1000 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, व्हाट एवर द सॉल्वेंट, कोई भी हो। फिर मैंने ये रिलेशन ड्राइव करके दिखाया था कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में, एक बार पीछे जाकर देख लीजिएगा। ध्यान दें, मोलैलिटी है भाई, मोलैलिटी तो है, ये भी है। जाई H2S आप निकालेंगे, यहां पुट करेंगे, ये वैल्यू यहां से आएगी, ये वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू अवेलेबल की H आप निकाल लेंगे। सिंपल है, आप खुद निकालेंगे। देखिएगा मैं इसे हेल्प कर देता हूं। जाई H2S इक्वल टू मोलैलिटी 0.195 प्लस 55.5। जाई H2S निकल आएगा, यहां पुट करिए कि H आप निकालिए। करेक्ट है जी, सिंपल है। कैलकुलेटर से अपना आंसर वेरीफाई कर लीजिएगा, और कुछ है नहीं इसमें, कोई रॉकेट साइंस इसमें नहीं है। क्लियर हुआ जी? तो ये क्वेश्चंस थे जो हेनरी लॉपर बेस्ड थे। एक क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करता हूं, ये आपको खुद करना होगा। ध्यान देना, जो मैं क्वेश्चन देने जा रहा हूं वो आपको अपने आप करना होगा। कर सकते हैं आप, इतना बड़ी मुश्किल नहीं है। मैं क्वेश्चन की लैंग्वेज लिखूंगा, क्वेश्चन पूरा लिखा होगा, फिर आप करेंगे। आज का टॉपिक इन क्वेश्चंस तक ही रहेगा। एक क्वेश्चन मैं होमवर्क में दे दूंगा आपको, उसके बाद हम वेपर प्रेशर अगला टॉपिक होगा जो कि हम नेक्स्ट टाइम चलेंगे। पर फोकस ऑनलाइन क्लासेस पर ही रखिएगा, घर में रहिएगा, सेफ रहिएगा। देखिएगा होमवर्क का क्वेश्चन, चेक कीजिएगा। होमवर्क का क्वेश्चन हेनरी लॉ पर ही बेस्ड है। KH हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर CO2 in water is 1.67 into 10 की पावर 3 atm at 298 Kelvin। KH की वैल्यू गिवन है। कैलकुलेट द मोल्स ऑफ CO2, CO2 के मोल्स निकालने हैं इन 500 ml ऑफ वाटर। डिफरेंस है यहां पर, मैंने पहला क्वेश्चन नाइट्रोजन का इसी टाइप का था, KH वहां गिवन था, वो यहां भी गिवन है। वहां 1 लीटर वाटर गिवन था, मतलब 1000 ग्राम, या 500 ml है मतलब 500 ग्राम, क्योंकि डेंसिटी 1 है। व्हेन पैक्ड अंडर CO2 प्रेशर 2.5 atm CO2 प्रेशर, तो पार्शियल प्रेशर यहां गिवन है। कार्बन डाइऑक्साइड का टेम्परेचर चेंज हुआ नहीं, तो पहले फॉर्मूला वही आएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इक्वल टू KH इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2। ये अवेलेबल है, ये भी अवेलेबल है, ये निकालोगे। फिर मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2, मोल्स ऑफ CO2 डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ CO2 प्लस मोल्स ऑफ वाटर। मोल्स ऑफ वाटर में चेंज आएगा, क्योंकि यहां मोल्स ऑफ वाटर निकलेंगे, वेट ऑफ वाटर 500 ग्राम आएगा,
मोलर मास 18 है, ये आएगा आई थिंक 27.78। ये यहां रखिएगा, ये बहुत कम आएगा, नेग्लिजिबल डिसोल्यूशन है, इसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो ये आप निकाल लेंगे। तो आंसर ये आना चाहिए, अलग आता है तो मुझसे बात कीजिएगा। तो एक तो ये क्वेश्चन है, होमवर्क में जो करना है मैंने बता दिया है। दूसरा क्वेश्चन एनसीईआरटी के हैं, ध्यान से समझिएगा। आपको कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पढ़ा दिए गए हैं, आपको सॉल्युबिलिटी भी पढ़ा दी गई है, जो कि कंप्लीट होती है हेनरी लॉ के साथ। तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 से 10, मतलब 2.1 से 2.10 आई थिंक कॉन्सेंट्रेशन के क्वेश्चंस होंगे। इनकी प्रॉब्लम्स भी हम डिस्कस करेंगे इस मीटिंग में नहीं, जो इस वीडियो के बाद होगी, नेक्स्ट वाली मीटिंग में आप करके रखिएगा होमवर्क। ये क्वेश्चन इसी में करके रखिएगा, प्रॉब्लम आती है तो पूछिएगा, ठीक है जी। एक केएच के बारे में थोड़ा सा और बताना था मुझे, इसका सिग्निफिकेंस पूछ लेते हैं। केएच का सिग्निफिकेंस क्या है, छोटी सी एक लाइन लिखनी है। किसी भी गैस के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर पर केएच की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, गैस की सॉल्युबिलिटी उतनी ही कम होगी। एक पर्टिकुलर प्रेशर पर ध्यान दीजिएगा, केएच की वैल्यू अगर बढ़ती है तो गैस की सॉल्युबिलिटी कम होती है, ये इसका सिग्निफिकेंस है। तो ये भी नोट कर लीजिएगा साथ में। हेनरी लॉ आपका कंप्लीट होता है विद न्यूमेरिकल। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा आपको वेपर प्रेशर। मीटिंग में अपने क्वेश्चंस जरूर रखिएगा।